अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज भी मेरा और आपका साथ रहेगा 2 घंटे, लेकिन आप इस साथ को बेहतर बना सकते हैं हमें एक्स पे रब्ता करके। आज जियो पाकिस्तान टीवी हुमा कुछ दिन में हमें ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, कल शाम में शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो, अगर आप आज इंटरनेट देखें, पर्टिकुलरली एक्स उठा के देखें, 2 ही चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। एक सियासी जमात की गैदरिंग या फंड रेजिंग, और दूसरा इंटरनेट की बंदिश। और ये सर्टनली दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बट दिस इज़ सो ट्रैजिक कि एक दफ़ा किया पूरी दुनिया ने इसका नोटिस लिया, लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने सवालात उठाए, आवाम ने रद्द अमल दिया। लेकिन तवक्को तो जनरली यही की जाती है ना कि शायद एक दफ़ा के बैकलैश के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लोगों को समझ में आ जाएगी कि इन चीज़ों के फ़ायदे नहीं नुकसानात होते हैं, और ज़्यादा जिसके ख़िलाफ़ शायद सॉर्ट ऑफ मुबैना क्रैकडाउन किया जा रहा है उसके लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के डेवलप होता है। लेकिन नहीं, कल फिर यही हुआ। सोशल मीडिया सर्विसेज पूरी तरह मुतासर रहीं, सार्फिन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना रहा, कोई चीज़ रिफ्रेश जिसे कहते हैं ना नहीं हो रही थी। सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात, मज़े का खेस बात अगेन वही है, सामने नहीं आ सकी, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। कोई एलियन वेलियन आए थे, किसी ने इंटरनेट हमारी पूरी सर्विस जो है वो बैन कर दी थी या बिठा दी थी। खैर, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में तातुल ने की सख्त अल्फाज पर मजम्मत सामने आई है, और उन्होंने एक बयान में कहा है कि इंटरनेट में रुकावट बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम सियासी जमातों को आज़ादी इजहार का बुनियादी हक़ मिलना चाहिए, सर्टनली मिलना चाहिए। सो ये तो था कल शाम का ब्रीफ, जिसमें लोगों को बड़ी अज़ियत का सामना करना पड़ा। पता है, इंटरनेट डाउन होता है, बहुत से लोग ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन होती हैं कहीं फंसी होती हैं, एंड द इंटरनेट डजंट वर्क, सो इट हैज़ एन इम्पैक्ट। और हमारी फ्रीलांस मार्केट, जिस पे आज हम तफसील से ज़रा बात भी करेंगे, और क्या है फ्यूचर का, फिनटेक का, टेक का पाकिस्तान में, अगले घंटे में हमें कुछ ख़ास मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, उस पे तमाम सूरत हाल का क्या असर पड़ता है। इट इज़ हाई टाइम दैट यू नो वी रियलाइज़, और इस किस्म के हथकंडे हम करना बंद कर दें। मुल्क भर में आज से तमाम सूबों में, कराची और लाहौर समेत, पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। सो इन केस यू हैव समवन एट होम हु इज़ लेस दैन 5 years old, सो प्लीज़ पोलियो के कतरे पिलाइएगा। एंड इस दफ़ा बहुत भरपूर तरीके से कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लिटरली दुनिया में 2 मुल्कों में से एक रह गया है जहाँ पर पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका है। एक अफ़गानिस्तान है और एक हम हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया पोलियो को इरेडिकेट कर चुकी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ का हमने चूँकि खुलासा नहीं किया था अपने इस प्रोग्राम में, इसलिए आज हम करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही दौरा ऑस्ट्रेलिया रहा जैसा साल से रहा है, मतलब हम नहीं जीते। बैटिंग बॉलिंग में नया खून आजमा कर देख लिया, कप्तान बदल लिया, मगर नाला वहीं का वहीं है। यानी बैटर्स की खलंडरी अप्रोच, फील्डर्स के खाली हाथ, और आखिर में वही क्लीन स्वीप वाला अफसोसनाक अंजाम। जी हाँ, हफ्ते को सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और यूं पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज़ बिल्कुल ही हार गया, एक मैच भी नहीं जीत पाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में लगातार 6ठी वाइट वॉश का सामना भी करना पड़ा है। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बाबर आजम पूरी सीरीज़ में निस्फ सेंचुरी तक नहीं बना सके। बाकी में से कोई एक बेटर सेंचुरी तक नहीं पहुंच सका, बाय द वे हमारा कोई भी एक नहीं पहुंच सका। इसके बावजूद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ को इस दौरे में बहुत कुछ मुस्बत नज़र आया। हमें तो सिर्फ आमिर जमाल ही मुस्बत नज़र आया, इसके अलावा तो और कुछ खास मुस्बत नज़र नहीं आया। लेकिन हफीज़ को क्या कुछ मुस्बत नज़र आया, ये उन्हीं की ज़बानी सुन लें। वेरी हैप्पी कि हमने जिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इस सीरीज़ के अंदर सेलेक्ट किया, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। आई एम टॉकिंग अबाउट खुरम शहजाद, आई एम टॉकिंग अबाउट मीर हमज़ा, टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल। तो ये वो प्लेयर थे जो सिस्टम में मौजूद थे, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली मौका प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मुझे ये खुशी है कि इस पूरे टूर के ऊपर जो सबसे पॉजिटिव साइन था, वो हमारे वो प्लेयर जो सिस्टम में मौजूद होने के बावजूद राइट अपॉर्चुनिटी शायद उनको नहीं मिल रही थी, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो उन्होंने इसको ग्रैब किया और उसको मैक्सिमाइज़ किया। चले, मुझे जब इन्होंने बात शुरू की ना, मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा रे, हम बिला वजह अफसोस कर रहे हैं अपने एक मरतबा फिर वाइट वॉश होने पे, तो बहुत खुश हैं। टीम डायरेक्टर जो भी मंतक पेश करें अपनी जगह, लेकिन नतीजा हमारे सामने है। नतीजे पे भी ज़रा बात करनी चाहिए, देखना पड़ेगा कि मसला क्या है। कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, अगर तो कैसे लाई जा सकती है। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास, द लेजेंडरी ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया ज़हीर साहब। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ एक मरतबा फिर हार गया। सर्टनली खेल में हार जीत चलती है, लेकिन मसला ये है कि हमारे मसाइल वही पुराने हैं ज़हीर साहब। हमारे बैटर्स किसी भी पिच पर टिक नहीं रहे हैं।
हमारी बैटिंग टेक्निक में कोई मसला है या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकते हम क्रिकेट, ये हमें समझ में आ जानी चाहिए बात? देखिए, अगर मसले हैं तो मसले जो है वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं ना। अब ये कि ये मसले सारी जिंदगी भर के लिए रहे तो फिर हम इम्प्रूव कहाँ से करेंगे क्रिकेट? इम्प्रूवमेंट तो जरूरी है। दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्रिकेट खेलती हैं, और अब आप देखें कि काफी से ज्यादा टीमें जो पहले कमजोर होती थी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की भी आपको देखिए मिसाल देते हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो लेट स्विंग खेलते नहीं है, वो बिल्कुल फॉरवर्ड आ जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल बॉल अगर अंदर आ रही हो, थोड़ा सा गैप पड़ जाए तो बोल्ड हो जाते हैं, बाहर जा रही हो तो आउट हो जाते हैं। लिहाजा इस चीजों को जब तक के आपके अच्छे बैटिंग कोच जो हैं वो आपको समझाएंगे नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो सारी जिंदगी भर चलनी है। बाबर आजम अब वो कितने मैचेस से फेल होते चले आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी फेल हो रहे हैं, ये टेस्ट मैच में भी फेल हो रहे हैं। देखिए, आपको ड्रॉप करना है। जब तक कि आप ड्रॉप नहीं करेंगे प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को, तो फिर क्या होगा कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो ये कहेंगे कि बस एक दफा टीम में आ जाओ और बस एक दो दफा स्कोर कर दो और फिर परमानेंटली टीम के लिए सिलेक्ट हो जाओ। ऐसा कहीं नहीं होता है। बात यह है, अब आप हर टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी जगह बनाए रखने के लिए खेलते हैं, और हम जो है 2 दफा स्कोर कर लें, 3 दफा स्कोर कर लें, उसके बाद ये कहते हैं कि अब ये हमारी एक परमानेंट प्लेस हो गई। हमारी सोच है इस किस्म की होगी। ऐसे क्रिकेट नहीं होती, ऐसे क्रिकेट खराब होती है। अच्छा, 2 और मसले हैं ज़ई साहब हमारे। एक तो ये है कि हमारे फिटनेस मसाइल हल होके नहीं दे रहे, मतलब हमारे फास्ट बॉलर्स के पर्टिकुलरली फिटनेस के मसले हैं जो कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। फिर हमारे फील्डर्स खाली हाथ रहते हैं, एज इन मुसलसल कैच छोड़ते हैं। अब क्यों हमारी फिटनेस के इश्यूज़ हमें लगता है, या फिर ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं, दुनिया की दीगर टीमों से ज़रा ज़्यादा हैं? व्हाट इज़ दैट वी आर नॉट डूइंग राइट? कैचेस बाज़ों का ड्रॉप हो जाते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन बात यही, ये तो बाज़ों का ऐसे कैच ड्रॉप हुए हैं जिसका कि हम और ऐसे क्रूशियल मौकों पे कैचेस ड्रॉप किए हैं कि अगर हम पकड़ लेते कैच तो हो सकता है कि रिजल्ट्स जो है वो पाकिस्तान के फेवर में आ जाते। एक दफा जब आप मैच जीत जाते हैं ना जी, एक दफा जब आप मैच जीत जाएं तो याद रखिएगा आपकी टीम में एकदम से चेंज आनी शुरू हो जाती है, आपकी टीम बेहतर खेलना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप कैच ही छोड़ते रहेंगे तो बेहतरी तो कभी भी नहीं आएगी। हमें आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, आपने कहाँ प्रैक्टिस की? फास्ट विकेट्स पे प्रैक्टिस की, फास्ट विकेट्स बनाई नहीं बनाई, प्रैक्टिस कैचिंग प्रैक्टिस आपने की थी। और मैं बताऊं जी, सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान का ये है कि हमारे प्लेयर्स जो है ये बाहर जो मैचेस खेल रहे हैं, तो इनके पास अब ये है कि बालों का तो वो पाकिस्तान के लिए भी मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं खेल सकते, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हमारा नहीं। जब तक कि आप अपने मुल्क के लिए सीरियस नहीं है, और मुल्क के लिए अगर आप क्रिकेट जब खेल लेते हो तो यही वजह है कि आपको दूसरे मुल्क जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते। अगर आपको 3 महीने का गैप नहीं मिलेगा इन मैचेस के दौरान तो ये लड़के थके पे होंगे। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे द लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब। आपने वक्त दिया। लिटरली इनके गुफ्तगू के साथ साथ जो फुटेज चल रही थी ना, जिसमें स्लो मो में बहुत सारे कैचेस ड्रॉप दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई वेजलीन लगाई हुई है, कुछ रोशन, कोई क्रीम लगाई हुई है कि बस टिक नहीं रही है बॉल हाथों पे। खैर, इसी पे बात करेंगे मजीद। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ, हमने भी इसको इस पे से हासिल गुफ्तगू करके ही दम लेना है। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, हार गए हैं और हम सर्टनली ऑस्ट्रेलिया ने हमें वाइट वॉश किया है। अगर हम चल रहे हैं यहाँ से बात शुरू करें कि इस शिकस्त का ज़िम्मेदार आपको क्या लगता है? हमारे बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, ये ओवरऑल हमारी जो मैनेजमेंट है वो इसकी कसूरवार है? देखिए, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं तो आपके माइंड में एक यही चीज़ होती है कि वहाँ की कंडीशन, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड का जो स्ट्रक्चर है, पिचेस हैं, वो सारी पाकिस्तान
स्पेशली जितने भी एशिया की टीम है उनके अगेंस्ट आती है, क्योंकि आप उन चीज़ों को यूज़फुल नहीं है। पाकिस्तान ने काफ़ी देर के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, और ये है कि अच्छी बात ये है कि कुछ प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली। पर ये कि हमें ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो कॉन्फिडेंस था, उनकी फिटनेस थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और पाकिस्तान की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बैटिंग में स्पेशली और बॉलिंग में भी, कि आपको किस जगह पे हिट करना है पिच के मुताबिक, तो और फील्डिंग का भी इसमें काफ़ी आया, और फिटनेस का भी, सारी चीज़ें हमारी ये ना एक्सपोज हुई हैं। और ये चीज़ें जब एशिया में खेलती हैं तो ये सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, कि वहाँ की पिच बिल्कुल डेड पिच होती हैं, तो वहाँ पे बैट्समैन भी इजी सर्वाइव करते हैं, और पाकिस्तानी बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलता है, जिसकी वजह से बॉलिंग में काफ़ी चेंज नज़र आती है दूसरी टीमों से। तो ऑस्ट्रेलिया में रिवर्स स्विंग नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो वहाँ पे आपको अपनी फिटनेस, अपनी एबिलिटी और जो आपका पोटेंशियल रहता है वहाँ पे शो करना पड़ता है, उनसे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। हमने तो यही सीखा है और यही देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब तक आप उनको मेंटली और फिजिकली आप उनसे ज़्यादा नहीं होंगे, आप उनको बीट नहीं कर सकते। मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा रज़ाक भाई, टेस्ट क्रिकेट में हमारा टॉप ऑर्डर कुछ अरसे से नाकामी नज़र आ रहा है, बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म है, अब काफ़ी अरसा ही हो गया है, तो क्या कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना बेहतर होगा या इससे उनका कॉन्फिडेंस मुतासर होगा और उनको खिलाते रहना चाहिए? व्हाट डू यू से? देखिए, बात यह है कि प्लेयरों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने जैसे बात कही कि बैट्समैनों की जो टेक्निक है वहाँ पे वो एक्सपोज होती है, और डेड पिचों पे टेक्निक और होती है, फास्ट पिचों पे टेक्निक और होती है। और बाबर ने जितनी क्रिकेट खेली है वो एशिया में खेली है, वो इन पिचों के मुताबिक एडजस्ट कर चुका हुआ है। अब वो एशिया में आएंगे, यहाँ फिर वो 100 कर देंगे, 200 कर देंगे, तो फिर लोग कहेंगे जी बाबर आजम, बाबर आजम। पर ये कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए आपको मेंटली के साथ आपकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए, और जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करता है उसका नाम बड़ा होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बेशक आप जितनी मर्जी क्रिकेट में परफॉर्म करें एशिया में, तेंदुलकर वगैरह हो गए, कोहली हो गए, जितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म उन्होंने किया है, तो तब जाके उनके नाम हुए। पर ये कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है। अब ना किसी ने कोई 100 किया, ना किसी ने कोई ऐसी बॉलिंग की जिससे पाकिस्तान टीम को जितवा सके, तो दोनों चीज़ें हमारी फेवर में नहीं गई। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वापस आएंगे जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पाए, फिर यहाँ के पिचेस पे 100, 200, 50 कर देंगे, तो फिर हम दोबारा से उनकी परफॉर्मेंस भूल जाएंगे। लेकिन दोज हु हैव बीन एबल टू परफॉर्म, उन्हें भी याद रखना चाहिए, जैसे कि आमिर ने इतने अच्छा स्कोर किया था, फिर रिजवान हैज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल, इट वॉज वेल ड्यू फ्रॉम हिम बट ही डिड वेल। अच्छा, अब ये बताइएगा रज़ाक भाई, हमारी फील्डिंग का क्या मसला है? अभी हम दोबारा से ज़रा फुटेज चलाएंगे और अफसोस ही होता है देख के कि हम, ठीक है रिएक्शन टाइम कम होता है स्लिप के कैचेस में, लेकिन बहुत आसान कैचेस थे विच वर वेरी वेरी क्रूशल एंड दिस इज़ देयर जॉब, ये काम है। सो हम कैसे अपनी फील्डिंग को वर्ल्ड क्लास बनाएं जब हमारे पास फील्डिंग कोचेस भी होते हैं, उनकी सैलरियाँ भी जाती हैं, फील्डिंग हमारी बेहतर नहीं होती? देखिए, फील्डिंग का शुरू से ये एक अपनी इंडिविजुअल जो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जितनी क्रिकेट होगी भी है, पैसा जितना क्रिकेट में आ चुका हुआ है, तो प्लेयर मेहनत नहीं करते जिस तरह की करनी चाहिए। और जॉन्टी रोड ऐसे नहीं बना था, वो हमारे पास एग्जांपल है कि वो अपनी एक्स्ट्रा 2-3 घंटे फील्डिंग सेशन करता था इंडिविजुअली। तो हमारे में यही है कि हमें बस बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, और बाकी T20 काफ़ी है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है, तो प्लेयर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्किंग नहीं करते। और हार्ड वर्किंग जब पाकिस्तान टीम में आप आते हैं तो आप पूरी पाकिस्तान टीम का एक एम होता है कि आपने पूरे वर्ल्ड की टीमों को बीट करना है। तो ये ऐसी इंटेंशन हमारी किसी प्लेयर की नहीं है, एक टाइम पास कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, और बस और कोई भी मैं समझता हूँ कि इनके माइंड में चीज़ें नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन सेशंस भी होने चाहिए। इंडिविजुअल गोल्स तो होते ही हैं कि ठीक है बहुत पैसा आपने बनाना है, आपने 3-4 प्लाजे खड़े करने हैं लाहौर कराची के पॉश इलाकों में, वहाँ से आपकी सारी उम्र किराए पे मामला चलते रहें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने पाकिस्तान को भी जितवाना है, आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए स्ट्राइव करके मेहनत करके आगे लेकर जाना है। सो पता नहीं वो लैक कर रहा है जज्बा या क्या और मसला है, बट सर्टनली परफॉर्मेंस तो हमारी है ही बुरी।
and you know a lot of commercials and PRs, which is good. You are doing well. Please आप करें जो काम आप करना चाहते हैं करें, आप जितने पैसे बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी बेसिक्स और कोर नहीं भूलनी चाहिए कि जिस काम की वजह से आपको ये शोहरत, इज़्ज़त और पैसा मिल रहा है और प्यार सबसे ज़्यादा आवाम का और भरोसा, उस पर भी उतनी तवज्जो देनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आखिर बात ये मामला यह है कि पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए हैं। सीन ज़रा सीरियस है। JN1 वेरिएंट के बारे में दुनिया भर में तशवीश की लहर बढ़ रही है, तेज़ी से मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रहा है। पाकिस्तान भी सर्टनली इसके मुमकिन ख़तरात से महफूज नहीं है। इससे कैसे बचा जा सकता है? जो 2 मरीज़ हैं उनका ताल्लुक बताया जा रहा है डेरा गाजी खान और सांगढ़ से, और दोनों की उम्र 50 से 60 के दरमियान है। आखान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची के शोबा मुतअद्दी अमराज के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के इर्द गिर्द तो एक नया वेरिएंट आ चुका है, वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है, यहाँ भी काफ़ी तशवीश है। पहले बड़ी बुनियादी मालूमात सर्टनली आपसे चाहिए होंगी कि नया वेरिएंट क्या पहले वालों से ज़्यादा ख़तरनाक है, कम ख़तरनाक है? वैक्सीन जो हमने करा रखी है वो इस पर असरअंदाज हो रही है या नहीं है? अस्सलामुअलैकुम जी। सो देखिए, ये जो वेरिएंट है ये जो हमारा पुराना ओमिक्रॉन था उसी का एक नई शक्ल है। और ये जो वायरस है, जैसे आपको मालूम है, कोविड का वायरस ये बार बार चेंज या तब्दील होता रहता है। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये दूसरे वेरिएंट के बरक्स थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अलबत्ता कहना मुश्किल है कि ज़्यादा शदीद बीमारी करता है कि नहीं करता। अलबत्ता लगता है ऐसा है कि ये पुराने जो वेरिएंट्स थे, जैसे अगर आपको याद पड़ता है डेल्टा वेरिएंट जो था जिसमें बहुत सारे अमवात थे, बहुत सारे लोग दाखिल हुए थे, उस तरह का नहीं होगा। एंड मोर देन लाइकली ये भी एक थोड़ा सा माइल्ड सी बीमारी होगी। इसकी डिटेक्शन जो है उसके लिए जो आम जो हमारा कोविड का टेस्ट है ये इसको आराम से डिटेक्ट कर लेता है, तो जो इसके लिए खास टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और जो वैक्सीन जो है हमारी वो भी अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो आप इससे कुछ हद तक महफूज होंगे। अलबत्ता वो लोग जिनको वैक्सीन 6 महीने या 1 साल से ऊपर हो गया, खासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनके दूसरे मेडिकल मसले हैं, उनको एक दोबारा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब 2 केसेस यहाँ भी डिटेक्ट हुए। डॉक्टर साहब, किसी हद तक ये वाज़ेह है कि कोरोना के कुछ मुश्तबा मरीज़ जो हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनके लिए क्या मशवरा है? मुश्तबा लोगों को आइसोलेशन में रखना होगा या बस इन्हें मॉनिटर करते रहना ही काफ़ी है? तो देखिए, ये वायरस पाकिस्तान में मौजूद है। आई थिंक वो ज़माना ख़त्म हो गया जब हम लोग परेशान हो के दूसरे ममालिक से वायरस हमारे मुल्क में आएगा। हमको पता है ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये वाला वेरिएंट तो कई ममालिक में ऑलरेडी मौजूद है। इसकी जो फैलाव है दूसरे वेरिएंट्स की तरह भी, अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए आप आइसोलेशन में रहें, यानी कि दूसरे लोगों से ना मिलें। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि हम सबका टेस्ट नहीं करते और सिर्फ उन्हीं का टेस्ट करते जिनको इलाज की ज़रूरत है, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है, चाहे नज़ला खांसी भी हो, क्योंकि कोविड के अलावा और भी दूसरे वायरसेस हैं जो बहुत शदीद इन्फेक्शन करते हैं, तो बेहतर है कि आप मास्क पहन लें ताकि दूसरे लोगों को ना लगे। एहतियातें वही हैं, मास्क पहने, ख्याल रखें। अगर आप बीमार हैं तो आप लोगों से इंटरमिंगल करने से इज्तनाब बरतें। मतलब इट्स बेटर टू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप तो इस बीमारी से निकल आएंगे लेकिन दूसरा शख्स जिसकी इम्यूनिटी में भी आपसे कम हो वो ज़्यादा बीमार हो जाए, उसकी ज़िंदगी एट रिस्क चली जाए। इसलिए आप किसी के साथ तो ऐसा अपनी वजह से तो नहीं होने देना चाह रहे ना। इसलिए इफ़ यू आर अनवेल जस्ट वेयर अ मास्क, अवॉइड मीटिंग पीपल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। और सूरत हाल हमारे पास कुछ यूँ हैं कि हमने देखा है अपने इर्द गिर्द बहुत सी अद्वियात जो हमें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही होती हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती हैं। एंड देयर इज़ एन ऑनगोइंग इशू जो कि बहुत लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। वी विल टॉक अबाउट दैट सर्टनली इन डिटेल। लोग बड़ी तादाद में दवाएं ना मिलने की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और इनमें बाज़ जान बचाने वाली भी दवाएं हैं जो मार्केट में शॉर्ट हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हुकूमत किसी कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रही है। और फार्मास्यूटिकल का कहना है कि जिस
प्राइस पर हुकूमत हमें फोर्स कर रही है दवाएं बेचने के लिए, उसमें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसमें कौन सफ़र कर रहा है? मरीज़ सफ़र कर रहा है। इसमें कौन सफ़र कर रहा है? आम लोग सफ़र कर रहे हैं। सो इस मसले का हल क्या है? कोई हल है भी? क्योंकि ये मसला आपका नहीं है, अब तो इसे महीनों नहीं 1-2 साल ही होने वाले हैं। मियाँ खालिद मिसबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये मसला हम इससे पहले अपने ही प्लेटफॉर्म पे कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं और हर मरतबा उम्मीद ही होती है कि शायद कोई कॉमन ग्राउंड निकल आएगी, कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि आवाम सफ़र कर रहे हैं। इट सर्टनली डज मेक सेंस कि अगर कीमतें फ़रोख्त कैसे हो सकती है जब आप उस प्राइस पर मैन्युफैक्चरिंग ना कर पाएँ। अभी तक ज़ीरो प्रोग्रेस है हुकूमत के साथ आप लोगों के मामलात में। जी थैंक यू अब्दुल्ला जी फॉर हाईलाइटिंग दिस इंपॉर्टेंट इशू। आपने सही कहा जी, ये इशू आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे मीडिया में कई दफ़ा कवर होता रहता है और साल साल कवर से हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मसला हल इसलिए नहीं होता कि हमने अपने कवानीन जो 1976 का हमारा ड्रग एक्ट है वो हमने कभी अपडेट नहीं किया इन लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। दुनिया जो कर रही है या कर चुकी है, दुनिया ने जो सीखा है इस इंडस्ट्री में कि किस तरह एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया जाए कि आवाम के लिए भी मेयारी अद्वियात बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस में, सस्ती तरीन पॉसिबल प्राइसेस में, और साथ अवेलेबिलिटी भी उनकी जनरल रहे, और साथ साथ इंडस्ट्री भी ग्रो करे, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट आए, इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट हो, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री भी फले फूले। एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो ये बैलेंस क्रिएट करे। बट क्योंकि यहाँ कवानीन अपडेट नहीं हुए, क्योंकि हमने दुनिया के साथ मुताबिकत से नहीं चले, जो कि आपको पता है हमारी मुल्क का एक अलमिया बन चुका हुआ है कि हम लेट होते हैं हर चीज़ में, उस वजह से यहाँ पर ये एक मसला खड़ा हो जाता है बार बार। और अनफॉर्चुनेटली अब तो ये सूरत हाल है कि 2 साल से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई 100 अद्वियात की कीमतें तय नहीं हुई, तो ऐसी सूरत हाल है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो टैग्रोल एक दवाई है जी जो यूज़ होती है सीजर्स में। अब उसकी 50 गोली की जो पैकिंग है उसकी मुरतब होने जो कीमत गई है अंडर द लॉ वो 578 रुपये है। अब वो 578 नहीं तय की गई, उसकी वजह से वो मार्केट में 2500 3000। अब ऑनलाइन फार्मेसी से चेक कर रहे हैं, स्मगल्ड भी मिल रही हैं, इलीगल भी मिल रही हैं, ब्लैक भी हो रही हैं, खुदा न खास्ता जाली भी मिल रही होंगी। इसी तरह हेपरिन और कई 100 हैं। ये तो हम 2 घंटे लिस्ट पढ़ते रहें, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेगी तो ये मसले तो हर साल 2-3 बाद खड़े होते रहेंगे। सबसे पहले आवाम सफ़र करेगी, हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री सफ़र करेगी। अगर टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकालने का पहला कदम क्या है कि कवानीन में तब्दीली की जाए। कवानीन में सर्टनली तभी तब्दीली होगी जब एक इलेक्टेड हुकूमत आएगी। अभी तो ये काफ़ी अर्से से केयरटेकर सेटअप चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, क्या आप लोग उनसे भी टॉक्स में थे? क्या कवानीन में तरामीम करने में कोई कबाहत है हुकूमत वक्त को? कवानीन में कोई कबाहत नहीं है तब्दील करने में। हम पिछली गवर्नमेंट जिस तरह आपने जिक्र किया उनसे भी डिस्कशन में थे, उससे पिछली गवर्नमेंट से भी डिस्कशन में थे। हम तो हमेशा अवेलेबल हैं, हम तो हमेशा कोशिश करते रहे हैं। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ पर आता है जी कि देयर हैज़ टू बी ए विल टू अपडेट थिंग्स, देयर हैज़ टू बी ए विल टू चेंज। फॉर एग्जांपल हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि अंडर द लॉ इज़ सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट अदारा, जिस तरह बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, पेमरा, ओगरा, नेपरा एंड सो ऑन, लेकिन उसकी मौके पे अगर ग्राउंड पे आप देखें तो उनकी वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो कि उनको कानून में दी गई है। तो इस तरह के एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। अब आपने जो बात की कि कहाँ पर रुकावट आती है, रुकावट यहाँ पर आती है कि जी पहले विल पैदा करें कि इस चेंज से इम्प्रूवमेंट आएगी। दुनिया ने इस चेंजेस करके कवानीन में दुनिया ने कंट्रोल्ड डी रेगुलेशन करके, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया और बांग्लादेश का अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया ने जो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है एसेंशियल ड्रग्स की, उसके मुताबिक उन्होंने डिसाइड किया जी कि 315 अद्वियात की कीमतें हम कंट्रोल करेंगे, बाकी हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे। जहाँ पर कंपटीशन आएगा, कंपटीशन की बुनियाद पे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी इंडस्ट्री में बल्कि बेहतरीन कीमत पे दवाई मुयसर होगी। उन्होंने खुद उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। बांग्लादेश ने तो इससे भी अगला स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि जी हम 330 या 340 जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे मुल्क के लिए 125 अद्वियात ही बहुत हैं जिनको हम कंट्रोल करें और बाकी हम मार्केट पे छोड़ दें। ये दोनों मुल्क एग्जांपल हैं जहाँ पर ना सिर्फ इन इक़दाम के बाद, कानून में तरमीम के बाद, ना सिर्फ दवाइयों की फरहमी बेहतर हुई है बल्कि कंपटीशन की वजह से जिस दवाई की कीमत भी बेस्ट पॉसिबल लोएस्ट लेवल पर जानी चाहिए वो खुद ब खुद जाती है। जब आप कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, आप कैसे हज़ारों अद्वियात को कंट्रोल कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक बर्डन है। गवर्नमेंट ये बर्डन उठा नहीं सकती। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट, क्रिटिकल ड्रग लिस्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स कह लें आप उनको, वो बनाई है, वो किसी इस दौर और इस दुनिया में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क सुनेगा तो शायद उसको हैरानी होगी, लेकिन हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि अगर हम ये खुली छूट देंगे, डी रेगुलेट करेंगे तो नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा? यही होंगे ना उनके रिजर्वेशंस?
देखिए उनकी रिजर्वेशन, आपकी बात बिल्कुल सही है, यही है कि जी गरीब आदमी पे बर्डन पड़ेगा। देखिए मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा कि हम पूरे गरीब आदमी पे तो अभी भी बर्डन है, उसको तो दवा नहीं मिल रही और जो मिल रही है ब्लैक में मिल रही है। देखिए दवा ना मिलना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, दवा ना मिलना सबसे बड़ा बर्डन है। खुदा ना ख्वास्ता उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, कीमतें नाजायज़ तौर पे लोग बढ़ा के बेचते हैं, फिर जाली अद्वियात का भी खदशा रहता है और साथ साथ स्मगल्ड और इलीगल अद्वियात भी आती हैं। देखिए मैं तो इतनी बात कहूँगा, पूरी दुनिया ने जो सीखा है वो ये है कि गरीब आदमी पे बोझ को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है। ये 200 यूनिट फ्री बिजली की बात क्यों होती है, सस्ते आटे की बात क्यों होती है। अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट का जो हमारा हेल्थ का बजट है वो बढ़ाएं। दुनिया में हेल्थ का बजट 4 से 5% होता है, पाकिस्तान में मुश्किल से 1 से 1.5% होता है। आप ये करें और गरीब आदमी के लिए, जिसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये जान बचाने की चीज़ें हैं, उनको फ्री प्रोवाइड करें गवर्नमेंट अस्पतालों में जो दुनिया करती है। आप ये फोर्स करके कि कीमतें 2-2 साल ना बढ़ाएं, डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, कीमतें 2-2 साल ना बढ़ाएं, बिजली जितनी मर्जी महंगी हो जाए, कीमतें 2-2 साल ना बढ़ाएं, इन्फ्लेशन आपकी 40% से भी ऊपर है। कैसे कोई कंपनी कब तक अपने मुलाजमों को तनख्वाहें भी देगी, कब तक अपने बिजली के बिल भी भरेगी, कब तक वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी करेगी। कवानीन यहाँ पर वो लागू कर दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो दुनिया के सख्त तरीन कवानीन है, लेकिन कीमत कौन सी लागू की जाती है जो दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस सूरत हाल में तो एक नामुमकिन सिचुएशन है। आपकी बात सही है, गवर्नमेंट को खदशा ये होता है कि बेलगाम ना हो जाएं, ये ना हो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लग पड़े, लेकिन मार्केट फोर्स से बेहतर मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है इसको कंट्रोल करने की। और मैं उसका एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, वो हमारी गाड़ियों की इंडस्ट्री है। गाड़ियों की इंडस्ट्री में कुछ टाइम तक 1-2 लोग थे, वो जो मर्जी करते रहते, उनकी मर्जी थी। जो कंपटीशन आया है, आपको खुद रोड पे नज़र आ रही हैं किस ब्रांड की गाड़ियाँ कितनी नज़र आ रही हैं। बिकॉज कंपटीशन आया, लोगों ने कीमतें बेहतर दी, मुनासिब क्वालिटी दी, तो आवाम ने खुद ब खुद डिसाइड किया कि ये बेहतर चीज़ है। यही चीज़ इस इंडस्ट्री में भी होगी, कोई भी ओवर प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकेगा बिकॉज कंपटीशन इस चीज़ को खुद ब खुद केटर कर ले। तो यही दुनिया ने सीखा है जी, इसके अलावा और तरीका तो कोई नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, हाउ हैज इट सफर्ड जब से डेडलॉक चल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, क्या यूनिट्स भी बंद हुए हैं, क्या हो रहा है? यूनिट तो बहुत बंद होना शुरू हो गए हैं जी। सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम चल पड़ी है कि लोकल यूनिट्स तो चलें बंद हो ही रहे हैं, मल्टीनेशनल्स का यहाँ से एग्जिट शुरू हो गया है। एक ज़माने में यहाँ 30 मल्टीनेशनल्स एग्जिस्ट करती थी, अब वो 4 रह गई हैं एक्चुअली एक्टिवली जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो मैं कोविड-19 की तरफ जाऊँगा। कोविड-19 में सबसे पहले जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई थी वैक्सीन, वो फाइज़र की थी। अब वो फाइज़र की वैक्सीन पाकिस्तान में क्यों जल्द आ गई थी, बिकॉज फाइज़र यहाँ एग्जिस्ट करती थी। अगर मल्टीनेशनल्स यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी और खुदा ना ख्वास्ता कोई नई किस्म की बीमारी आती है, तो इनोवेशन जो है वो दुनिया में मल्टीनेशनल्स की तरफ से ही आती है, अमेरिका यूरोप की तरफ से ही आती है, जापान की तरफ से ही आती है। अगर वो लोग यहाँ पर होंगे नहीं तो वो दवाई यहाँ कौन मंगवाएगा? हमारी बारी कब आएगी वो नई दवाई और नई जिद्दत से फ़ायदा उठाने की? ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है बेरोज़गारी, जो ये बंद हो रही है इंडस्ट्री, बेरोज़गारी। तीसरा पहलू सबसे ज़रूरी एक और ये है कि इंडिया इस इंडस्ट्री में 28 अरब डॉलर की उन्होंने एक्सपोर्ट की है आखिरी 12 महीनों में, सिर्फ अद्वियात की एक साल में। और फिर सबसे आम पहलू ये है कि आम आदमी सफ़र कर रहा है, वो आदमी सफ़र कर रहा है जिसको दवा नहीं दस्तयाब है। वो तो हर सूरत कर रहा है, वो तो हर सूरत कर रहा है, मारा फिर रहा है, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है जी। मियां साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ये मामला हम डिस्कस करते रहते हैं। मेरा ख्याल है इस डिस्कशन से नतीजा अखज़ करना बहुत मुश्किल नहीं है कि मसला हल होगा तो आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इससे वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या हाल चाल? अच्छा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान लीडिंग डिजिटल ऑपरेटर जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम साहब ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में आगे क्या स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, क्या फ्यूचर है टेक का, डिजिटल अरीना का, ये सारी बातें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। लेकिन अभी हम ज़रा सियासत की ब्रीफली बात कर लें। ज़ाहिर है बीच में फिर कोई ना कोई शोशा उठता है, हम तो कहेंगे कि इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन वी कैन जस्ट होप, वी कैन एक्चुअली होप, दुआएं भी क्या करें इस सिलसिले में, ज़मीन में कि इंतखाबात हों और वक्त पर हों। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पुराने तर्ज सियासत की जगह जदीद और नई तर्ज की सियासत की पुरजोर हामी हैं, काफ़ी दफ़ा इज़हार ख्याल भी कर चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी टिकट देने की जो फहरिस्त सामने आई है, इसमें ज़रा उनके नज़रियात की नफ़ी नज़र आ रही है। एक बार फिर दिहाइयाँ पुराने सियासी घरानों को ही प्रायोरिटी दी गई है, बल्कि बास तो ऐसे भी खुशकिस्मत ख़ानदान हैं जहाँ बाप बेटों बहनों
बहनों में टिकटें बांटी गई हैं। सक्खर से खुर्शीद शाह, उनका बेटा और दामाद तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़िला घोटकी में सरदार अली गौर मेहर, इनके भाई अली नवाज़ मेहर और चचाजाद मोहम्मद बख्श मेहर तीनों मैदान में हैं। और ये तो चंद मिसालें हैं, वैसे और भी कई पुराने चेहरे हैं। एक सूरत ये भी होती है लोगों के जहन में कभी हमने तो टिकट निकालनी है, सो इस वजह से या सीट निकालनी है, इस वजह से इन घरानों को या इन लोगों को टिकटें दी जाती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जलसों में क्या कहते रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। इस मुल्क का आम आदमी का आवाज बनना है, इस मुल्क का पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करना है, ये हमारा ट्रेनिंग हुआ है। बिलावल भुट्टो बार बार नौजवान क़यादत को मौका देने की बात करते हैं, मिलना भी चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें ही काबिल भरोसा समझा जाता है। अपने ही ख़ानदान में देखिए, ख़ुद आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन अजरा पेचो और उनकी दूसरी बहन फरियाल तालपुर और उनके शौहर मीर मुनव्वर तालपुर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि ज़ाहिर नौजवान तो नहीं हैं। बिलावल भुट्टो वाकई चाहते हैं कि जवान खून सियासत में आए तो अपनी पार्टी को भी मिसाल बनाना चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो पुरानी सियासत दफन करने, नई सोच परवान चढ़ाने के दावे कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो ज़रा पुराने चेहरे हैं, वही सियासी खानवादे हैं, बेटे भतीजियाँ बच्चे, आगे से उनकी नस्लें। तो किस तरह से पुरानी तर्ज सियासत तब्दील होगी ऐसे? बहुत शुक्रिया जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक नई सियासत की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के अंदर नफरत ना हो, जहाँ लोगों को तकसीम ना किया जाए, जहाँ इंतशार का जो कल्चर है वो प्रमोट ना किया जाए, और इस मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, आगे लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें हर एक को अपना हिस्सा डालना है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है टिकट्स देने का, तो देखिए कुछ पुराने लोगों को टिकट्स दी जाती हैं, कुछ नए लोगों को लाया जाता है, एक मिक्स होता है, और पॉपुलर डिमांड भी होती है ऐसे लोगों की जो मुस्तकिल आवाम में रहते हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं। हम दूसरी जमातों को की मिसाल नहीं लेते, बहुत ऐसे हमने मिसालें देखी हैं जहां पर कोई मेरिट नहीं भी होता, लेकिन लोगों को आगे सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर लाया जाता है। किसी का रिश्तेदार होना गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर उनके पास कोई मेरिट है, अगर उनके पास पॉपुलर सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसे लोगों को टिकट देने में। तो एक मिक्स होता है, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे नए चेहरों को पार्टी टिकट्स दी हैं और आगे आने का और अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया है। चलिए, सीट निकालना भी मकसूद होता है, एक मिक्स भी होता है, आप कह रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम परसेप्शन ऑल्सो मैटर्स। और इन्हीं टिकटों में एक बड़ा नुमाया नाम जाम करीम का नज़र आया, जो नाज़िम झोंकियो कत्ल केस में एक मरकज़ी किरदार माने जाते रहे हैं। आपको लगता है कि आज के सोशल मीडिया टिकटॉक के दौर में उन्हें टिकट देना ज़्यादती नहीं है, या आपके परसेप्शन को सूट करता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ में यकीन रखती है, लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसानी हुकूक हमने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखे हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी ज्यादती होगी कि अगर किसी पर जुर्म आयत या साबित ना हो तो हम उसको पहले ही मुजरिम करार दे दें। मेरे ख्याल इसके लिए अदालतें हैं, कानून है, कवानीन है। ये भी रिकॉर्ड में है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी MPA का ताल्लुक इस केस से जुड़ा था तो उस MPA को सजा भी हुई, सजा के मतलब गिरफ्तारी हुई, कानून के से वो दूर नहीं थे, और कहीं पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश नहीं की, जो कि उनके एक भाई हैं गालिबन जो MPA रहे हैं। और अगर MNA की सीट पर वो थे तो उन्होंने भी जो कानूनी कार्रवाई थी या जो अपनी बेल थी या जो अपना कानून से रुजू करना था किया। तो पीपल्स पार्टी कभी हायल नहीं हुई है इस चीज के अंदर, लेकिन अगर उन पर जुर्म आयद होता है तो एक अलग कहानी है। जब तक नहीं है तो वो इल्जाम ही है। ऐसे कई लोगों पर कई इल्जाम लगते हैं जो कि उनको यकीनन जो है वो एक कोई बंदिश उन पर नहीं होती है। वो कानून को फेस कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, और हम हमेशा जो भी मजलूम है उसके साथ खड़े रहेंगे। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा है।
चलिए, टिकटें तो इलेक्टेबल्स को दी जाती हैं, लेकिन शाज़ी साहिबा जब हुकूमत बनाने का वक्त आएगा तो उसके लिए सर्टनली एक अलग टीम चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी इस मामले में कुछ वाज़ेह नहीं है। अब वज़ीर ख़जाना कौन होगा ये हमें नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि नामज़द वज़ीर आज़म का तो सबको पता लग गया, लेकिन सर्टनली अकेला वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं कर सकता ना, बाकी लोग भी चाहिए होंगे। वोटर को भी पता होना चाहिए कि वो इक़्तिदार में अगर किसी पार्टी को लाने के लिए वोट दे रहे हैं तो उसकी टीम क्या होगी। देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स के बलबूते पे इलेक्शन नहीं लड़ती, वो अपनी नज़रिए पर, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती है। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आने वाला मैनिफेस्टो है उसके 10 ऐसे अहम नुकात या वादे हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान किए हैं, जिसमें लोगों की आमदनी डबल करना, घर बनाना, मुफ्त बिजली देना, सोलर के मंसूबों के ज़रिए, और मयारी और मुफ्त तालीम और मयारी इलाज, मुफ्त इलाज, इन तमाम जो सोशल प्रोटेक्शन के नुकात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये वो प्रोग्राम है, ये जो नुकात हैं ये लोगों के पास जाते हैं, इन पर हम इलेक्शन की मुहिम चलाते हैं। इलेक्टेबल्स होते हैं तो अच्छी बात है, उनको एक तजुर्बा होता है, लेकिन इलेक्टेबल्स को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम पर ही चलना होता है। तो हम अपना मंशूर लेकर जाते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि इंशाल्लाह ताला एक भरपूर जो मेजॉरिटी है उसके बाद अगर हम हुकूमत में बैठते हैं तो जिस तरह की काबीना है वो भी लोगों की सलाहियत पर ही बनाई जाती है। बुनियाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो। हम अपने मैनिफेस्टो की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करते हैं, माजी में भी किया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर अवाम ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम जो हमारी कमिटमेंट से वादे हैं उनको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरी साहिबा, आपने अपना मौक़िफ़, अपनी जमात का मौक़िफ़ हम तक पहुँचाया। अभी ज़रा आगे बढ़ेंगे और जहाँ दुनिया में, हमारे हमसाया मुल्कों में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। इनफैक्ट काम क्या कर रही है, अब उसको अगली स्टेजेस पर लेके जाने की कोशिश कर रही है। वहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कभी हम यूट्यूब बंद कर देते हैं, कभी हमें टिकटॉक पसंद नहीं आता, हम कहते हैं अरे नहीं इससे तो हमारे नौजवान बेरारवी का शिकार हो रहे हैं तो हम बंद कर देंगे। हमारा दिमाग नहीं काम करता और कल हमने फिर देखा कि हमने इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में बिठा दी, या एटलीस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं काम कर रहे थे क्योंकि कोई सियासी जमात मुबैना तौर पर अपना कोई इवेंट करने की कोशिश कर रही थी। वी आर स्टक इन 90s। अब हम दिमाग की खिड़कियां कब खोलेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे में मेरी बातें शायद आपको बड़ी पेसिमिस्टिक लग रही हों, लेकिन दुनिया में भी पाकिस्तान में मार्केट से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ उम्मीद नज़र आ रही हो, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे पाकिस्तान लीडिंग डिजिटल ऑपरेटर जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं ज़रा तपा हुआ हूँ कल रात के इंटरनेट के बाद, मतलब और सबसे मज़े का केस बात ये होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ इंटरनेट को पाकिस्तान में, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो आवर रियलिटी। एट द सेम टाइम अगर हम दुनिया को देखें, क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं डिजिटल सर्फेस के, सॉफ्टवेयर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, टेक के, फिनटेक के दुनिया में फॉर 2024? देखिए, अभी नया साल शुरू है तो हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। इसके लिए आप हैं ना? डिस्पाइट के जो भी कल इवेंट्स हुए हैं, और वो उसमें एक्चुअली आपसे ज़्यादा हमें होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो गालियाँ हमें पड़ती हैं। बहरहाल आई थिंक जो मेन चीज़ है कि लेट्स स्टार्ट ग्लोबली देखें। AI का आपने जिक्र कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पिछले साल भी ChatGPT आया, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक ट्रेंड जो है ये मेरा ख्याल है मज़ीद चलता जाएगा, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रेट होता जाएगा। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय मैं इसको कहूँगा कि ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। ये हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है अगर हम इसका सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए। अब ChatGPT 4 आ गया, ये सारी की सारे जो प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर्स होते हैं जनरेटिव, ये फ़र्क इसका ये है बाकी सर्च इंजन से, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि जी इंटरनेट इज़ इक्वल टू गूगल, तो जो भी चीज़ें आपने उसमें टाइप की वो आपको चीज़ें आपको देते थे। दैट इज़ बेसिकली not necessarily intelligent, it is just searching using algorithms. Generative जो होता है उसमें ये उसकी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकता है। तो अब रिस्क भी है उसके साथ, क्योंकि अगर वो गलत चीज़ें क्रिएट करना चाहे, इसलिए AI एथिक्स के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, और फिर कि हम इसको सोसाइटी में किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन इंटरनेट जब आया था सबके जहन में बहुत से सवालात थे, अल्टीमेटली इवॉल्व करी जाती है दुनिया। बल्कि मेरी पिछले महीने OpenAI एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एक नुमाइंदे से गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं भी उनसे यही पूछ रहा था कि भाई आप किस तरह देखते हैं अगले साल को। तो उन्होंने कहा ये उसी कस्ब के ऊपर है जिस तरह हम एक ज़माने में सोचते थे इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा नहीं करूँगा, फ़ोन्स इस्तेमाल करूँगा नहीं करूँगा, और अब हर एक इस्तेमाल करता है। तो आई थिंक 2024 माइट बी द ईयर जिसमें एक ज़्यादा प्रेवलेंस के साथ लोग
AI को या चैट नॉट नेसेसरली चैट GPT बट सॉरी हम किधर फंसे हुए हम किधर फंसे हुए हम तो अभी मतलब मैं बड़े पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग अभी तक 4G LTE पे नहीं आए हैं एंड दे आर स्टक इन 3Gs सो क्या मसला है हमारे यहाँ? ये जीज जितने हैं ना 1 2 3 4 5 ये कस्टमर के अगर लिहाज से देखें कस्टमर फीचर्स के बजाय वो बेनिफिट्स देखता है। बेनिफिट ये है कि जी आपके पास इंटरनेट है कि नहीं है, दस्तयाब है, अफोर्डेबल है, रोबस्ट है, सारा वक्त चलता है, ब्लैकआउट्स नहीं होते, इस किस्म की चीज़ें। सो कस्टमर इज़ लेस कंसर्न्ड अबाउट 3 4 5। ये टेक्नोलॉजी कंपनीज और बाकी जो मार्केटिंग वाले हैं, स्पीड डज मैटर। सो जो मैं कहता हूँ ना रिलायबिलिटी जो है, सो उसको स्पीड इज़ एक्चुअली अ बेनिफिट, इट्स नॉट अ फीचर। मार्केटियर्स उसको फीचर्स के तौर पे देखते हैं। कस्टमर सोचता है कि जी मुझे इंटरनेट मिलना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, मैं वेट नहीं करना चाहिए, पहिया ना घूमता रहे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर हो रही है और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले 8 सालों में काफ़ी 4G को प्रोपोगेट किया है और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि कस्टमर वांट्स बेनिफिट्स और वो बेनिफिट्स देना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, पिछले दिनों किससे बात हो रही थी हमारी? गालिबन वज़ीर IT थे हमारे पास जो निगरान सेटअप में। वैसे तो पेपैल की खबरें भी अब आपको पता है ऑफिशियली लॉन्च होने वाला, यही कहा जा रहा है, कहा तो बड़े अरसे से जा रहा है, लेकिन हमारी सेलुलर कंपनियां अभी तक जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं वो नई किस्तों पे फराहम करती हैं पूरी दुनिया में। हमें क्या हमें आप लोगों को आपको ट्रस्ट नहीं है हमारे अवाम पे? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें बाकी दुनिया में पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं और कस्टमर्स के ऊपर जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं उनके क्रेडिट ब्यूरोज कस्टमर्स को जान तो यहाँ भी लोगों के पूरे क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। बहुत कम तादाद में अगर आप देखें गाड़ियों को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। और अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिस तरह हम फ़ोन्स को ब्लॉक कर सकेंगे। सो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से जी वो पॉलिसी बनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये करंट जो केयर टेकर हुकूमत है उसने बड़ा अच्छा स्टेप किया, मेरे ख्याल में बड़ा फॉरवर्ड लीनिंग है। हमें अगर एक स्मार्ट नेशन बनना है तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन उनके हाथ में होना चाहिए। तो स्मार्टफोन इन एवरी हैंड विल मेक अस अ स्मार्ट नेशन। और उसके लिए हमें ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, और अफोर्डेबिलिटी ये ज़रूरी नहीं होता कि सस्ता फ़ोन होए, लेकिन अगर किस्तों पे दे दे तो उसकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाती है। जो आपने Do you see that happening in 2024? जी आई सी दैट हैपनिंग। वी एक्चुअली आप मार्केट लीडर हैं तो आपको तो सबसे पहले लीड लेनी पड़ेगी। राइट बिफोर कोविड, और टाइमिंग बड़ी ऑड थी, लेकिन राइट बिफोर कोविड हमने पाकिस्तान का सबसे सस्ता एक डिजिट 4G हैंडसेट लॉन्च किया था। दैट वाज फॉर ओनली 1800 रुपीज़। सो 1800 रुपये में जिसमें आप यूट्यूब और फेसबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट फीचर फ़ोन जिसको मैं कहता था कि पाकिस्तान का स्मार्टफोन था, वो हमने उस तबके के लिए किया था जो कि महरूम रहता है इंटरनेट इस्तेमाल करने से। सो वी ब्रॉट इट डाउन बोथ the barrier as well as how you're going to pay for it. Or otherwise people also want phones like yours or mine, or you know the big phones, or for instance let's say iPhone. जी बिल्कुल। so वो भी दस्तयाब होने की उम्मीद। Absolutely जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हमने जीस की तो बात की, बट 5G दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में चल रहा है बड़ा कॉमनली, मतलब इट्स नॉट इवन अ बिग डील। हमारे यहाँ कोई इसका सीन है इस साल में? देखें तकरीबन 3 साल पहले जैज़ वाज द फर्स्ट कंपनी दैट टेस्टेड 5G सर्विसेज इन पाकिस्तान। पिछले साल हमने नस्ट में 5G की लैब बनाई ताकि हम यूज़ केसेस बना सकें। अच्छा, अब जब टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो उसके साथ हमने करना क्या है? अगर तो हमें सिर्फ फास्ट इंटरनेट चाहिए तो फास्ट इंटरनेट 4G के ऊपर भी हो सकता है, हमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा, टावर्स और लगाने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में जो 4G है वो बाकी दुनिया के 4G से पीछे था। तो इसमें टेक्नोलॉजी तो वही है, लेकिन हमें कवरेज बेहतर करनी है और हमें स्पेक्ट्रम और रिलीज़ करना है, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। 5G जो है वो थोड़ी सी एक्सपोनेंशियली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आपने सुना होगा, वो है कि बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। और इसकी जो ख़ास तौर पे जो खूबियाँ, जो यूज़ केसेस हैं, वो सिर्फ फास्ट इंटरनेट नहीं होता, वो होता है कि भाई ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, रिमोट सर्जरी हैं, और ये यूज़ केसेस लैब में तो सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन असल दुनिया में उनके यूज़ केसेस की जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी कम रही है। सो इट हैज़ नॉट बिन द प्रॉमिस डिलीवरी दैट पीपल एक्सपेक्टेड। इट हैज़ बिन मोर ऑफ अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू 5G अराउंड द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है 5G के ऊपर, और कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी से ये नहीं कहेगी कि उसको ना लेके आएँ। हमारे जो मकासद हैं और जो होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी कर सके, उसकी रेलेवेंस और उसकी यूज़ केसेस की रेलेवेंस जो है वो पाकिस्तान के
हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ ऑटोनमस व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रिमोट सर्जरी अभी भी अगर हम जितने भी ओपन माइंडेड और फ्यूचरिस्टिक हो जाएं तो अगले 5 सालों में नहीं नज़र आती। तो हमें चाहिए कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर करें जो अफोर्डेबल हों, जो आवाम को वो चीज़ें दे सकें जो आवाम को चाहिए, विच इज़ बेसिकली फास्ट, रोबस्ट, अफोर्डेबल। अच्छा, जिस तरह हमारे ज़माने में होता था ना कि अगर सालन पक रहा है तो बोटी जो है वो बेटे को दी जाएगी, और जो अगर नहीं है, अगर तो अफोर्डेबिलिटी के इशू है, 2 बोटियां बेटे की प्लेट में होंगी और 1 बोटी जो है बेटी की प्लेट में होगी। यूजुअली अब ये होता है घर में अगर अच्छे वाला फ़ोन कोई वालिदैन दिला सकते हैं या बच्चे खुद ले रहे हैं तो बेटे के पास ज़रा महंगे वाला फ़ोन होगा और बेटी के पास या तो होगा ही नहीं या फिर वो महंगे वाला नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। सो क्या ये परसेप्शन है, ये हकीकत है कि ख़वातीन हमारी अभी बहुत पीछे हैं जहाँ पर ये फिनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हैं या फिर इंटरनेट की सहूलत से इस्तेफादा करना है? इज़ दैट अ रियलिटी? इट्स अ सैड रियलिटी। और ख़वातीन पीछे नहीं है। हमने एक ऐसा जिस तरह कल्चरल हमारे माइंड से कम इस्तेमाल बैरियर्स जो हमारे हैं, सोसाइटल बैरियर्स हैं, और इन बैरियर्स को हमें तोड़ना है। आपने और मुझे मिल के तोड़ना है, हुकूमत ने तोड़ना है, इदारों ने तोड़ना है, हमने अपने घरों में ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना है। तो जिस तरह ये गैप है, डिजिटल गैप, ये इसमें भी जेंडर गैप जो है वो टेक्नोलॉजिकल यूजेज में भी नज़र आता है। इसलिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैज़ एज अ कंपनी जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हम ओवर इंडेक्स करते हैं कि हम ख़वातीन के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ज़ाती बिलीव और हमारे कायद का भी यही बिलीव था कि जब तक आप अपनी ख़वातीन को आगे लेके नहीं चलेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर इंटरनेट एक इक्वलाइज़र है तो वो सहूलतें आपने ख़वातीन को इट हैज़ इम्प्रूव्ड बट नॉट एट द रन रेट दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, अभी भी बैरियर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी का बैरियर आ जाता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अफोर्डेबिलिटी, 2 बोटियों वाली बात नहीं होती। माइंडसेट की बात है कि यार नहीं देना, इसने क्या करना है यार, गुमराह हो जाएंगे, बच्चा लड़का गुमराह हो जाए तो वो ठीक है, लड़की ना हो। तो ये कल्चरल बैरियर्स भी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मतलब पाकिस्तान में जनरली फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है, लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, लेकिन जब आप ख़वातीन को देखते हैं तो उनकी परसेंटेज यूजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत कम है। तो हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो जैज़ कैश के ऊपर हों, वो जैज़ के ऊपर हों, स्मार्टफोन्स की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हों, हम कोशिश करते हैं कि हम ख़वातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम बना सकें जिसमें उनको इंकरेजमेंट मिले और अफोर्डेबिलिटी के बैरियर्स कम हो सकें। और साथ साथ हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं कि हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं अपनी फीमेल कॉलीग्स के साथ, जो जाके घरों में जाके बात कर सकें और उनको एक कंफर्ट दे सकें कि इंटरनेट से कोई ख़राबी नहीं आ जाएगी। कुछ नॉलेज बाइसेस भी हैं। सो दिस इज बेसिकली कोविड के बाद चेंज हुआ है मामला, मतलब ज़ाहिर है हर पूरी दुनिया रिमोट हो गई, क्लासेस जिन लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था घर पे स्मार्टफोन्स का, उनको भी लेने पड़े और अपने घरों में अपनी बीवियों को देने पड़े, क्योंकि बच्चों की क्लासेस लेनी होती थी, अदरवाइज नहीं होते थे बीवियों के पास, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है दुकान पे चले जाना है या कहीं काम पे चले जाना है, तो बीवी के पास एक स्मार्टफोन होना इसलिए ज़रूरी कर दिया कि बच्चों का स्कूल चलना है उसके ऊपर। जी देखें, थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर हुई है। कोविड ने हमें बताया कि हमारी ये इंटरनेट और स्मार्टफोन्स जो है ये लग्जरी आइटम नहीं है, नेसेसिटी आइटम है। और अगर यही कोविड 15-20 साल पहले होता तो आई थिंक हम शायद एज अ वर्ल्ड उसके साथ कोप ना कर सकते। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो हुई है इन 15-20 सालों में, उसकी वजह से हमने वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी सोल्यूशंस जो हैं वो निकाल ली। पाकिस्तान में भी इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। वी हैव नाउ बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन डिजिटल पेमेंट्स देन वी वर बिफोर, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ आप लोग बात करते हैं हुकूमत से कुछ टैक्सेस कम करें, जितने का फ़ोन लेते हैं उससे ऑलमोस्ट आधी कीमत के टैक्सेस देने पड़ते हैं टू मेक इट वर्क। जी बिल्कुल, इसके ऊपर ऑन गोइंग डायलॉग है। देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 25 के करीब कंपनीज हैं जो कि स्मार्टफोन्स बना रही हैं। हम पाकिस्तान में बड़ा कीमती अपना जो हमारा लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज है वो हैंडसेट के इंपोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टैक्सेस लगाए गए थे, लेकिन वो टैक्स जनरेट तो होने लग गया, लेकिन हमने एंट्री बैरियर्स बढ़ा दिए। अब ये एक और किस्म की डिजिटल डिवाइड आ गई है, जिसमें फाइनेंशियल डिजिटल डिवाइड की वजह से आप एजुकेशनल डिजिटल डिवाइड कर देंगे। अगर किसी के पास, बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है और किसी के पास है, तो वो अब ये फाइनेंशियल बैरियर बन गया। हालांकि इंटरनेट का मेन मकसद ही यही था कि वो दुनिया को लेवल करे बराबर। तो हमारे देखें डायलॉग तो चलता रहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में टैक्सेस कम कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर और स्मार्टफोन्स के ऊपर टैक्स लगाना कोई रीजनेबल हो ना, दिस इज बियॉन्ड अनरीजनेबल। उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, जो भी बंदा आईफोन ख़रीद रहा है वो मर्सिडीज़ टाइप की चीज़ ख़रीद रहा है। मैं जो गुफ्तगू करता हूँ हुकूमत से ये करता हूँ कि जो कि बेसिक अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैं ना, 25-30 हज़ार रुपये वाले, उनको ज़रा कम रखे जाए। अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख रुपए के, उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि 25-30 हज़ार वाला ब्रैकेट भी अब ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए। 50 हज़ार में आपको एक वर्केबल स्मार्टफोन मिलता है, इससे कम में नहीं मिलता आपको। एक रुपी डॉलर डिस्पैरिटी देखें,
एक ये प्रोडक्टिविटी टूल है। हमको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ये लग्जरी नहीं है। आपका फूड पैंडा, करीम, इन सारों के जो ड्राइवर्स और राइडर्स हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो इनकी आमदनी इसके साथ मुस्तकिल। ट्रू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। आमिर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली आपको प्रोडक्टिव लगी हो ये डिस्कशन। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, या तो इन्हें दे दें इनके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स पे, या हमें पहुँचाएं जी पाकिस्तान TV पे। और जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी आर गोना सी यू टुमारो। गुड डे।